हेलो क्लास। आज हम लोग भारत के ही प्रमुख व्यक्तियों के, कुछ क्रांतिकारियों के जो लोकप्रिय उपनाम रहे हैं, जो उन्हें उपाधियाँ दी गई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे एग्ज़ाम्स में मतलब म्यूचुअल है, सब में आता ही आता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम अछूता नहीं रहा है इस टॉपिक से कि इस टॉपिक से किसी में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो सब में पूछा जाता है, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा एग्ज़ाम तक। तो मैं अभी ऐसे ही टॉपिक ले रही हूँ ज़्यादातर, जो कि सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँ। बाकी अलग से अगर आपको कुछ टॉपिक भी चाहिए हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो, तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। बाकी से ही चाहिए होंगे, आजकल तो भंडार है हर चीज़ का, जहाँ जाओ वहाँ से ले लो। अच्छा, ये क्या कहते हैं, पूरी ऐसे आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हो, तो ये एक नंबर से स्टार्ट होते हैं और लास्ट 69 तुम जैसा कि देख सकते हो। तो ये कुछ 69 जो है लोकप्रिय लोग हैं। ठीक है, इन दोनों की आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके पास लूसेंट ना हो वो। अदरवाइज़ जिसके पास लूसेंट है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो जो मैं कुछ एक आध टॉपिक मतलब पॉइंट्स बताते जाऊँगी, वो इसके साथ ही आप नोट डाउन करते जाना। क्योंकि देखो लूसेंट में है ये चीज़, मैंने लूसेंट से कराई क्योंकि वो सबके पास होती है। ठीक है, और ये टॉपिक भी ऐसा ही है जिसमें एग्ज़ाम में आता ही आता है, पढ़ना ही होता है। ठीक है, तो कर लेना इतना, चलते हैं आगे। शुरुआत करते हैं सीमांत गांधी से। तो सीमांत गांधी क्यों कहते हैं इन्हें? गांधी जी की तरह दिखते नहीं थे ये, उनकी शक्ल नहीं थी ऐसी। इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके कर्म कांड गांधी जी की तरह थे। ठीक है, अपने एरिया के गांधी डॉन थे ये एक तरीके के। कहाँ के? बलूचिस्तान की तरफ एरिया पड़ता है, जो सीमा की तरफ पड़ता है, यानी कि भारत का जो सीमांत क्षेत्र है, जैसा कि बलूचिस्तान रहा, वहाँ पर ही ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो इसी वजह से इन्हें सीमा क्षेत्र का सीमांत गांधी के नाम से इन्हें क्या कहा जाता, पुकारा जाता था। तो इंग्लिश में इसे फ्रंटियर गांधी कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। देखो ये नहीं पूछा जाएगा अगर पेपर में आ गया कि राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, बापू किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई, क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसने कही है, मतलब कि जिनके बारे में पूछा जाता होगा मैं उसके बारे में बता दूँगी। अदरवाइज इससे भी कुछ रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं जो कि जानना ज़रूरी होता है। तो सिर्फ नाम दे दिए हमने, उनके उपनाम दे दिए और याद कर लिए, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई भी है। तो राष्ट्रपिता जो है वो कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। और कब कहा था? रेडियो प्रसारण के दौरान कहा था। वो रेडियो पे प्रसारण कर रहे थे, उस वक़्त उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के पुकारा था, देश का पिता कह के पुकारा था। तब से ही जो है राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। उसके बाद बापू किसने कहा? तो बापू कहा है इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, ठीक है। अगला आता है वयोवृद्ध पुरुष, सॉरी, वयोवृद्ध पुरुष। क्या हो गया आज, स्लिप ऑफ टंग खेल रहा है क्या मेरे साथ ही? वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। क्यों? क्योंकि देखो इनकी एज काफ़ी हो चुकी थी भारतीय आंदोलन लड़ते लड़ते, और इन्होंने सबसे मेन बात यही है कि इन्होंने 6 दशक समझ रहे हो? 6 दशक यानी कि 60 साल लगाए इन्होंने अपने भारतीय आंदोलनों में। इन्होंने 60 सालों तक के जो है भारतीय आंदोलन देखे हैं, उनमें हिस्सा लिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वयोवृद्ध ही हैं। आई थिंक इतना तो कम ही किया होगा जिसने करा होगा। एक्चुअली नाम नहीं लेते हैं सबका, तो सबका नाम नहीं लिया जाता है उतना। ठीक है, जिनके नाम जो फेमस होते हैं उनके सामने आ जाते हैं, जो नहीं होते वो कहीं आते हैं। फिर हमारे आते हैं लौह पुरुष। तो लौह पुरुष किसे कहते हैं? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई, मेरी जीभ को क्या हो रहा है आज यार, ये मेरा साथ नहीं दे रही है, ये साथ छोड़ रही है मेरा। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। लोहे जैसी नीतियाँ इन्होंने अपनाई हैं। बहुत ही कट्टर आदमी रहे हैं ये, जो इन्होंने फैसला ले लिया वो ले लिया। ठीक है, फिर या तो आर होता है या पार होता है। इनके कई अच्छे फैसलों में से मैं आपको बताती हूँ। देखो, अच्छा एक पॉइंट और रह गया ये महात्मा गांधी में। अब इनके 2 पॉइंट तो आ गए, अभी इसको लेके चलेंगे 5वें वाले को। इसमें आप और सुन लो कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, बापू कहा गया, साथ में साथ जैसे ये महात्मा लिखा हुआ है, ये भी तो आपने सोचा किसी ने को उपाधि दी होगी। इनका नाम थोड़ी था, इनके बाप ने इनका नाम थोड़ी रखा होगा कि बेटा तू आज से महात्मा नाम तेरा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है।
तो महात्मा भी नाम दिया था, और ये नाम भी पूछा जाता है पेपर में, किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और एक क्वेश्चन में ये भी आता है कि किस सत्याग्रह से या किस आंदोलन के बाद उन्हें ये उपाधि मिली है। तो ये उपाधि जो कि उन्हें मिली है नील, जो खेड़ा का नील खेती का सत्याग्रह था उसके बाद, क्योंकि इनने वो जीत लिया था, तो उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को ये उपाधि दी है। इसके बाद में आप आगे पढ़ोगे कि इसके बाद फिर गांधी जी ने भी टैगोर के जो है उपाधि दी थी गुरु जी की, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। और गांधी जी को और भी काफ़ी कुछ कहा जाता है, इन लोगों, काफ़ी लोगों ने बातें करी इनके बारे में। तो जैसे कि मैं बताऊँ तो वेस्टर्न चर्चिल जो हैं उन्होंने इनको फ़कीर कहा था, अर्धनंगा फ़कीर, क्योंकि जब आपको पता होगा बात थी गोलमेज सम्मेलन की, इन्हें बुलाया गया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बहुत कहने के बाद। तो जब ये आ रहे थे ब्रिटेन गए थे, तब सब लोग गांधी का नाम सुना ही था, तो सब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे जानने के लिए कौन होगा महात्मा गांधी को, एकदम कोट वोट सूट वूट टाइट सा पहन के आएगा इंसान, सब देखना चाहते, भीड़ लगी हुई थी। लेकिन बाद में जब वो आए तो उनने एक ऐसा इंसान देखा, शरीर सूखा हुआ सा बिल्कुल, धोती कुर्ता, मतलब वही धोती लुंगी पहने हुए, तो सब देख के दंग रह गए थे, तब की ही बात है ये, ठीक है। तो वेस्टर्न चर्चिल जो थे उन्होंने क्या कहा था, उन्हें अर्धनंगा फ़कीर कहा था, किसको? महात्मा गांधी को, ठीक है। पर उन्हें पता नहीं था कि बस ये दिखने में ही फ़कीर है, बिल्कुल जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, 2 झोला लेके आऊँगा और चला जाऊँगा, कब क्या पता। लेकिन वो हैं बंदे बहुत, है ना, पावरफुल। तो वही चीज़ है, इनने भी उनको फ़कीर क्या तो दिया, अर्धनंगा फ़कीर, पर वो है रियलिटी में कुछ और। ऐसे ही एक आइंस्टीन का भी एक पूरा लाइन दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। तो आइंस्टीन ने इनको कहा था कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे शायद ही पता चले कि एक हार्ड मास का इंसान इस धरती पर विचरण करता था, ठीक है। तो जहाँ वर्ड आ जाए हार्ड मास का इंसान करके, जब कोई लाइन दे रखी हो, तो वो उसमें आपको क्या लगाना है? आइंस्टीन लगाना है, ठीक है। इसमें भी तय रहना, गांधी जी को लेके बहुत पॉइंट होगा। अब जाते हैं हम वहाँ, चलते हैं आगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, इन्होंने देखो, इनकी याद में 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एकता दिवस भी मनाया जाता है, वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका भारत के एकीकरण में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। तो जैसे मैंने बताया, अदरवाइज़ हमारा देश कैसा होता? अमेरिका की तरह ही होता, इधर उधर टुकड़े में बटा हुआ, और जो राज्य थे उन सबके पास इतनी शक्ति होती वो खुद को देश बना सकते थे। तो इन्होंने ही जो है ये सिस्टम लागू करा था कि हर एक राज्य के पास शक्तियाँ तो दी जाएंगी, पर हमेशा राज्यों को केंद्र से जो है कम शक्ति मिलेंगी, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होगा वो केंद्र ही होगा। इसीलिए जो हमारे राज्य हैं उनके पास आज इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना खुद से एक अलग देश बन चुके हैं, ठीक है, बन सके। अदरवाइज़ उनके पास होती, अगर इन्हें इतना दिमाग नहीं लगा होता उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत हमारा योगदान रहा है इनका भी। अब वरना आज के लोगों में इतना कहाँ पता है, इतना मेन काम सोचो, कश्मीर तक के लिए इतना मुद्दा रहता है। अगर लोगों को पता होता कि इन्होंने भी इतना कुछ करा है, कि हमारा पूरा देश जो है वो एकजुट होकर खड़ा हुआ है आज, तो लोगों को कहीं ना कहीं इनकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आती। वरना तो आज के टाइम पर लोगों को इतना ही पता है कि लौह पुरुष कहते हैं, और इनकी एक 182 मीटर की, 182 मीटर भी कहाँ पता होता, बस एक प्रतिमा खड़ी है गुजरात में, यूनिटी ऑफ स्टैचू करके, बस इतना ही पता होता लोगों को, और कुछ नहीं पता होता। पर वही चीज़ है कि जाननी चाहिए हमें, हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो हमारे नेता रहे हैं, प्रसिद्ध लोग रहे हैं, उन्हें काफ़ी कुछ करा है। हिस्ट्री होती इसीलिए है ताकि हम जो गलतियां हैं उनको दोबारा ना दोहराया जाए, जो पहले हो चुकी हैं, और उनसे कुछ सीखा जाए। आगे चलते हैं। ऐसे ही शांति पुरुष कहते थे लाल बहादुर शास्त्री को, बहुत शांति इंसान थे बेचारे। इनका जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को ही आता है, पर कौन इनको गिनता पूछता है? कोई नहीं पूछता। पर कुछ कहते हैं क्या? कुछ नहीं कहते। सब लोग महात्मा गांधी की तरफ चले जाते हैं, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, इनको कोई नहीं पूछता। लेकिन फिर भी क्यों इनको नहीं कहते? क्योंकि बहुत शांत इंसान है ना। तो ये एक ट्रिक है, याद रखना इस तरीके से। 2 अक्टूबर को 2 लोग पैदा हुए, कौन कौन? और दोनों क्या हैं? शांति के प्रतीक हैं। एक कौन? हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और दूसरा कौन? गांधी जी, जो हमेशा क्या करते थे? अहिंसा की, एक गाल में मारो दूसरा दे देंगे आगे, शांति 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 बनी रहा बस, है ना। तो इस वजह से याद कर सकते हो। बाकी पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को। तो पंजाब केसरी क्यों कहते हैं? देखो, पंजाब से थे ही, बिलोंग करते थे, वहीं इनका सारे आंदोलन वगैरह मेनली चलते थे। और केसरी वर्ड है वो, मैं देखो इन सब में केसरी 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 दे रखा हुआ है। तो केसरी का अर्थ होता है हिंदी में पर्यावरण, जब पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि केसरी जो है वर्ड जो है वो शेर को प्रतीक करता है। शेर यानी, ठीक है, शेर वीरता का प्रतीक है।
तो वही चीज़ है। तो पंजाब के हैं तो पंजाब केसरी, बंगाल के बंगाल केसरी, इस तरीके से इन सब लोगों को नाम जो है आपको याद रखना है। बाकी नहीं भी याद रखोगे, ये टी प्रकाशन वगैरह हैं, बिहार केसरी वगैरह, तो इतना डीप में नहीं पूछता है। अगला आता है शेर कश्मीर, उसका भी वही हाल है, शेर जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बंग बंधु कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान को, और देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को, दीन बंधु कहते हैं CF एंड्रूज को। तो बंधु मतलब भाई, देश बंधु, देखो देश के लिए चित्तरंजन दास ने बहुत कुछ करा है हमारे, ठीक है। इनने अपनी वकालत छोड़ दी थी, सोचो, ठीक है, वकालत छोड़ दी अपनी, और अपनी जो संपत्ति है उसको बेचकर अस्पताल वगैरह बनवाए, बहुत कुछ किया, मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। तो इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, देश के काफ़ी देशभक्त थे इन्हें, तो देश बंधु की उपाधि दी गई है। ऐसे ही दीन बंधु की भी महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी, किसको? CF एंड्रूज को, क्योंकि दीन मतलब होता है गरीब, है ना, और बंधु यानी कि दोस्त, तो वही गरीबों के लिए इन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है, समाज सेवक रहे हैं ये भी, तो इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी गई है। और लोकमान्य की जो उपाधि दी गई है वो जनता ने दी है ना, ठीक है। तो लोकमान्य का अर्थ भी ये है कि जनता द्वारा मान्य, और महाराष्ट्र में कुछ एक आंदोलन हुआ था तो वो इन्होंने जीता है, इनके बलबूते पे ये जीता गया है वो, तो इन्हें बाल गंगाधर तिलक को जो है वो लोकमान्य की उपाधि दी गई है। ऐसे ही लोकनायक की उपाधि है जयप्रकाश नारायण की। जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर, राजश्री हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको करके एक मतलब एक ऐसी वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सिटी भी है राजश्री टंडन करके, है ना, तो उस वैसे भी आप याद रख सकते हो। बाकी गुरुदेव, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि गुरुदेव जो है वो जैसे टैगोर जी हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी, सेम एज महात्मा गांधी ने भी गुरुदेव को, टैगोर को ये उपाधि दी है, क्या करके, गुरुदेव करके, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए, है ना। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर को आपको पता ही होगा, पहले व्यक्ति हैं नोबेल पाने वाले हमारे देश के भारत में, ठीक है, ऐसे ओवरऑल नहीं। और वो जो मिला था इन्हें, जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी किसके लिए मिला है? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला है। और गीतांजलि क्या है? वो एक महाकाव्य है, ये भी पूछा जाता है गीतांजलि क्या है। ओके, तो कहाँ तक हो गया था, चलते हैं आगे। गुरुदेव हो गए हमारे, गुरुजी हो गए MS गोलवलकर। राजा जी कहते हैं राजगोपालाचार्य, इनके नाम में ही राज आ रहा है तो फिर वो राजा जी इनको कहा ही जाएगा, ठीक है। स्पैरो आप छोड़ देना, इसको मत पढ़ना, ठीक है। महामना, तो महामना जानते ही, महामना का मतलब होता है अति सम्मानजनक, ठीक है, बहुत सम्मान जिसको आप दे रहे हो उसको महामना बोलते हैं, ओके। फिर हो गया हमारे अंकल हो, इसको भी छोड़ सकते हो आप, सुपर कैट को भी छोड़ सकते हो। बिहार विभूति किसको कहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को। देशप्रिय किसे कहते हैं? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को। फिर अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहा जाता है? तो गुंडीराज गोविंद फाल्के। तो देखो इनके नाम पर आपने एक पुरस्कार भी सुना होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो वो पुरस्कार क्या ऐसे नहीं दिया जाता, इनके नाम पर दिया जाता है, क्योंकि पहली फिल्म तो आपको पता होगा कौन सी है, आलम आरा है ना। लेकिन जब बात होती है पहली बोलती हुई फिल्म की, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है हमारे सिनेमा जगत में, तो वो इन्हीं की है, दादा साहब फाल्के की। कौन सी है? वो है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली फिल्म और पहली बोलती हुई फिल्म राजा हरिश्चंद्र। तो वो किन की थी? इन्हीं की थी। तो इन्हीं ने कहीं ना कहीं शुरुआत करी है, बहुत ही योगदान इनका रहा है। क्यों? क्योंकि आप मानोगे नहीं, आज के टाइम पे भी ये होता है और उनके टाइम पर भी था। फिल्म बनाने के लिए इन्होंने अपने घर के जो है वो गहना तो छोड़ो, आप बर्तन तक गिरवी रख दिए थे, ये हालत थी उस टाइम। और आज का भी है, आज भी फिल्म बनाने जाते हैं, कोई हिट होगी तो ठीक है, वरना इंसान के कपड़े तक उतर जाते हैं, ये हालत होती है। तो सेम एज पहले भी था, तो बहुत एक योगदान रहा है, इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए इनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि ये फिर जीके में चला जाएगा, मतलब है तो ये भी जीके, मतलब कि क्वेश्चन ये आता है कि 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, 2020 का किसको मिला है, 2021 का किसको मिला है, 2022 का, 23 का तो फिलहाल अभी दिया नहीं गया। फिलहाल लास्ट पुरस्कार जो मैं बताती हूँ आपको 2022 है आई थिंक वो वाला। तो वो जो हमारी जो लता मंगेशकर की जो बहन थी आशा पारेख, सही बोल रही हूँ ना, बहन ही है आई थिंक वो दोनों, तो आशा पारेख को मिला है, वो भी कटी पतंग सॉन्ग के लिए। उससे पहले मिला है आई थिंक ये शायद 2021 का है डेटा, मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं है।
पर हाँ ठीक है, शायद 2022 का ही है। और 2021 में क्योंकि कोरोना हुआ था ना बीच में, तो एक गैप हो गया था, तो गैप से जस्ट पहले उस टाइम भी रजनीकांत को मिला है, और गैप के जस्ट बाद वो शायद 2019 का गैप है, 2020 का गैप है, ऐसा कुछ है। क्योंकि 2019 का होता है ना तो वो 20 में मिलता है, 20 का होता है तो वो 21 में मिलता है, तो इस तरह से होता है। तो अभी जो लास्ट वाला मिला है 2020 का, वो आशा पारेख को मिला है, उससे पहले रजनीकांत को मिला है, और उससे पहले 1 साल का गैप रहा है, कोरोना की वजह से किसी को मिला नहीं है, और उससे पहले किसको मिला है, रजनीकांत को ही मिला है। ठीक है, ये 2019 या 2020 में गैप रहा है, ऐसा कुछ है, बाकी देख लेना, वो अपना अलग टॉपिक है। फिलहाल तो वो इतना बता दी मैंने, यही काफ़ी है। आगे बढ़ो, चलो कहाँ पे थे हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक पे। तो देखो इसे क्या कहते हैं, विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं। ये बंदा ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसकी दिक्कत ये थी। और जब ये होता है ना कि आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हो और अगर आप मूर्खों में फंस जाओ, मतलब आप ऐसे लोगों में फंस जाओ जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो आपको पागल समझेंगे, है ना। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी तभी काम आती है जब आपकी जैसे कुछ लोग हों आपके आसपास। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ भी थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था, मतलब बहुत ही समझदार था। तो लेकिन जो जनता थी वो नहीं थी, तो वो समझ नहीं पाई इसके स्कीमों को, और इसकी स्कीम से बताऊँ, इसकी काम भी नहीं करी, इसकी किस्मत ने काम नहीं किया। जब मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपने शासनकाल में, इसने जो स्कीम चलाई, स्कीम तो इसकी अच्छी थी, जो इसने सोचा गया था, इसकी सोच भी अच्छी थी, पर वो काम अच्छा नहीं करा उनकी स्कीमों ने। कैसे, देखो इन्होंने क्या करा, अपने टाइम पर सिक्के चलाए। ठीक है, सिक्के चलाए, फिर क्या किया, तो लोगों ने क्या करा, सिक्के डुप्लीकेट बनाने स्टार्ट किए, मिट्टी के सिक्के बनाने चला दिए, और पूरा मार्केट जो है वो ठप कर दिया। उसके बाद इनने फसलों पर कर लगाया, टैक्स लगाया। जिस साल टैक्स लगाया फसलों पर, उसी साल क्या हो गया, सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई। इनकी ये नीति भी खत्म। और क्या किया इन्हें, राजधानी परिवर्तन करी। जिस साल राजधानी परिवर्तन करी, उसी साल क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया इनके यहाँ, आक्रमण होने लग गए। तो क्या हुआ, इन्हें फिर से अपनी राजधानी जो है वो चेंज करनी पड़ी, दिल्ली जाना पड़ा बार बार। तो अप डाउन बहुत हुआ, पैसे का खर्चा बहुत हुआ। ये मतलब एक ऐसा टाइम आ गया था कि बिल्कुल कंगाल हो गया था ये बंदा, अपनी जेब तक से किसने सैलरी दी है। तो लोग इसकी स्कीमें काम नहीं करी ना, तो लोगों ने भी इसको पागल समझने लगा, और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं, पागल सुल्तान या पागल बादशाह भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि पागल सुल्तान किसको कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT को कहते हैं। ठीक है, विरोधाभास यानी विपरीत परिस्थितियों को भी कह सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों का मिश्रण। ठीक है, तो इसकी किस्मत साथ नहीं दी थी बंदे ने, वरना बंदा तो अच्छा कहा जाता। तो बुद्धिजीवी मूर्ख था ये एक तरीके का, है ना। बाकी विद्रोह कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट सबको पता ही है, गरीब इंसान है ना, गरीब कूचे से निकल के कितना बड़ा शासक बन गया ये, तो डेस्टिनी का ही खेल है, तो ये इसे मैन ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। बाकी ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को कहते हैं। ग्लैडस्टोन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अपनी ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस वक्त 2 पॉइंट पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड कि उस वक्त कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का PM कौन था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यही बंदा ग्लैडस्टोन, ये क्या था उस वक्त 1885 में जब स्थापना हुई थी कांग्रेस की, तो क्या था ये, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसे क्या कहते हैं, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन भी कहते हैं इसीलिए। और गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, मैडम क्वीन महारानी एलिजाबेथ को कहते हैं, पता ही होगा इसको, क्वीन वही हैं। तो ये पेज आपका पूरा क्लियर हो गया। चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, जिसको चाहिए हो। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसको कहते हैं, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। पता ही होगा कि इन्होंने कितना कुछ किया है हमारे लिए। जो सती प्रथा थी पहले, जितनी सारी कुरीतियाँ थी ज़्यादातर इन्होंने ही ख़त्म करवाई हैं। जैसे कि हमारी सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, है ना, ये अस्पृश्यता हो गया, ये सारी कुरीतियाँ चलती थी पहले, जो कि जिनको हटाने में इनका बहुत योगदान था। जैसे आपको पता होगा इनकी भाभी जो थी वो, उनको लोगों ने क्या कर दिया था, सती कर दिया था जब इनके भैया की डेथ हो गई थी। तब से ये बंदा जो है वो जाग गया कि तब से इन्होंने क्या करा, पूरा जैसे खुद जागे, तो इसी तरह से इन्होंने देश को भी जगाया और क्या कहलाए, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाए। आगे चलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, तो क्या बोलते हैं, कायदे आज़म बोलते हैं, कायदे आज़म भी कहते हैं। और इन्हें जो है पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान के संस्थापक रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान के संस्थापक रहे हैं, इसीलिए इन्हें वहाँ एक और नाम से जाना जाता है, वहाँ का बाबा कहते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। तो ऐसे ही ये राष्ट्रपिता कहाँ के हैं, भारत के हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है, तो वो कौन है, हमारे मोहम्मद अली जिन्ना है। तो जैसे हमारे यहाँ 2 अक्टूबर को क्या होता है,
छुट्टी पड़ती है, ऐसे यहाँ पर भी 25 दिसंबर क्या होता है, छुट्टी पड़ती है। तो इसका ये हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं। देश रत्न हमारे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये थे भी देश रत्न, ठीक है, और बहुत शांत इंसान थे, इसीलिए हमारे राष्ट्रपति भी थे। और इन्हें अजात शत्रु भी कहते हैं। तो अजात शत्रु का मतलब ही ये होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, ओके, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो ये दोनों पॉइंट में से एक तरह से कोरिलेट करते हैं। तो शांत हैं, इसीलिए इन्हें देश भारत रत्न भी मिल चुका होगा, तभी तो देश रत्न कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया, बाकी इन्हें मिला है भारत रत्न, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। लेकिन अजात शत्रु इन्हें इसलिए कहते थे। अब ज़रा 2 मिनट का पॉज लो, चार्जर लगा दो यहाँ। ओके, तो कहाँ पे थे अपन? हाँ, राजेंद्र प्रसाद तक हो गया था। आगे कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन को। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि नेताजी किसे कहते हैं, क्वेश्चन में देगा कि नेताजी कहकर सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहली बार किसने पुकारा था। तो हिटलर जो थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे, तब उन्होंने सबसे पहली बार क्या नेताजी कहकर पुकारा था, किसको? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। अगला पॉइंट आता है चाचा कह के पुकारते हैं। जवाहरलाल नेहरू को पता ही है, बच्चे इन्हें चाचा कहते थे, इसीलिए बाल दिवस ही मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को। राइटिंग बहुत साफ है मेरी, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, है ना। आगे युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर, ताऊ चौधरी देवीलाल, ताऊ छोड़ देना, है ना। और शहीद आज़म भगत सिंह को कहते हैं। तो को पता ही होगा आप लोगों को कि शहीद क्यों कहते हैं उन्हें, शहीद आज़म, ठीक है। शहीद दिवस भी मनाया जाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो 23 मार्च को 2 शहीद दिवस हैं, 23 मार्च को और एक 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी वाला है वो तो महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है, उनकी डेथ हो गई थी उस दिन, है ना, नाथूराम गोडसे के द्वारा। और एक ये 23 मार्च वाला भगत सिंह का और सुखदेव और राजगुरु जो हैं, इन तीनों को फांसी मिली थी, तो इसीलिए 23 मार्च वाला जो शहीद दिवस है वो इन लोगों की याद में मनाया जाता है। बाकी माता बसंत किसे कहते हैं? एनी बेसेंट को। देखो इनके नाम में ही आ रहा है बसंत, बेसेंट, अगर आप इसको इंग्लिश में लिख के देखोगे ना तो वो बसंत ही साउंड करेगा हिंदी में, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें माता बसंत भी कहते हैं। शांति की प्रतीक थी ये। थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने क्या है, संस्थापक रही। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापक है वो कौन है, तो एनी बेसेंट ही है। अगला पॉइंट आता है भारत की कोकिला किसने कहा है? सरोजिनी नायडू। तो महात्मा गांधी ने कहा है इन्हें भारतीय कोकिला। बाकी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना, ये भी इन्हें ही कहा जाता है। अच्छा गाती थी ये, जो भारतीय कोकिला मतलब कि भारत की आवाज़, है ना। तो कई सारे इनकी कविताएं जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए इन्हें ये उपाधि दी गई है। स्वर कोकिला, इनकी कविताएं बोलती थी, तो इनकी क्या बोलता था? इनका आवाज़ बोलती थी। तो इनकी आवाज़ आपको पता ही है, बहुत उम्दा स्तर की जो है ये गायिका हैं, लता मंगेशकर जी हमारी। उसके बाद आता है उड़न परी। तो उड़न परी पता ही आपको, पीटी उषा एथलीट हैं, तो आई थिंक ये सब जानते ही होंगे। बाकी निर्मल हृदय मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जो हैं वो शांति का बहुत प्रतीक है, गरीबी के लिए, है ना, अनाथों के लिए, बहुत बीमारों के लिए इन्होंने बहुत कुछ करा है। अपनी पूरी लाइफ जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी शांति बनाए रखने के लिए, देश में शांति बनी रहे, इसी को दे दी है। तो निर्मल हृदय इसीलिए इसे कहा जाता है। बाकी रविंद्रनाथ ठाकुर वही हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, या तो खुद भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो कवि गुरु और विश्व कवि भी इन्हें कहते हैं। ये सब पता ही, इनकी बहुत सारी कविताएं जो हैं वो साहित्य वगैरह में प्रचलित हैं। बाकी मैंने आपको इनका एक नाम भी बताया था, गुरु जी की उपाधि दी गई थी इन्हें, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता ही दिया, ठीक है। क्या बताया था मैंने इनको भी? लौह पुरुष और वो सारे एकता दिवस वगैरह एकीकरण इनने करवाया है। आगे तोता-ए हिंद अमीर खुसरो कहते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इंसान तो मैं नहीं कहूँगी, एक ऐसे दरबारी रहे हैं जिन्होंने 7 शासकों का शासन देखा है, और ये जनक भी रहे हैं
इनके बारे में 2-3 पॉइंट है वो जान लो, इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। जैसे कि खड़ी बोली को ले लूँ मैं, खड़ी बोली को और उर्दू को, तो ये खड़ी बोली के और उर्दू के जनक रहे हैं कौन, ये हमारे अमीर खुसरो, ठीक है। और इनके गुरु पूछे जाते हैं तो ये निज़ामुद्दीन औलिया के क्या हैं, शिष्य हैं। एक और बात, निज़ामुद्दीन औलिया का नाम आ ही गया है तो एक लाइन आती है कि हनूज़े दिल्ली दूरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, तो ये लाइन आती है, किसने कही है, तो ये इन्हीं के गुरु थे, क्या नाम था बताया मैंने उनका, अपने निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तो उनने ये जो है लाइन बोली थी। ये सारे क्वेश्चन चारों मैंने जो आपको बताया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना इनको और याद करना। बाकी बाबूजी जगनजीवन राम ये छोड़ दो चाहें तो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। जैसे मैंने आपको नेपोलियन वाले पॉइंट में भी मैं बताने की सोची थी, पर मैंने कहा आएगा ही आगे। तो नेपोलियन भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही वीर साहसी इंसान रहे हैं ये अपनी लाइफ में, तो समुद्रगुप्त का भी सेम है ना, सेम चीज़ रही है। तो अच्छा, समुद्रगुप्त अभी चाणक्य के साथ में आए गए हैं, ये भी बढ़िया है। तो भारत के मैकियावेली जो हैं वो चाणक्य कहते हैं, क्योंकि मैकियावेली भी क्या है, एक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और लेखक रहे हैं, तो सेम जो गुण हैं वो इनमें भी हैं, तो इन्हें क्या बोल देते हैं हम, भारत का मैकियावेली बोलते हैं। बाकी चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और इनसे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चाणक्य जो है किसके दरबारी मंत्री थे, तो वो समुद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, दरबारी मंत्री थे। और इतना हो गया, अब आगे आते हैं। तो हरियाणा के हरिकेन, हरियाणा से इन्हें रणजी ट्रॉफी खेली है कपिल देव जी ने अपने, तो इसलिए इन्हें हरियाणा के हरिकेन कहते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहते हैं, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली हाइट कम थी और इनके काम जो है इनकी हाइट से बहुत बड़े थे। बाकी एक और भी हैं कुछ लिटिल करके, उनको भी मैं आगे बताऊँगी, इसमें भी यही सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें लिटिल मास्टर कहते हैं। हॉकी के जादूगर पता ही होगा आपको, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ये तो ध्यानचंद है ना। बाकी फ्यूरर एडोल्फ हिटलर को, तो ये वही हिटलर हैं जो मैंने भी आपको बताया था, जिन्होंने क्या कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के पुकारा था पहली बार, है ना। आगे आता है वार्ड ऑफ एवन, तो विलियम शेक्सपियर को कहते हैं, याद कर लेना ये भी। भारत का शेक्सपियर, क्योंकि देखो अब 2 पॉइंट आ गए, 2 चीज़ें आ गई हैं, शेक्सपियर करके, तो इन्हें तो क्या कहते हैं, वार्ड ऑफ एवन कहते हैं। और क्योंकि ये क्या है, ये पोइट है, इंग्लिश पोइट है, तो हमारे देश में भी एक बहुत महान पोइट है, महाकवि जिसको कहते हैं, वो क्या है, कालिदास है। तो ये भी महान कवि, ये भी महान कवि, बट ये हमारे इंडिया के हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं ना, शेक्सपियर से तुलना करते हुए क्या बोल देते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं। बाकी गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहते हैं। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु को कहते हैं। भारत गांधी के 5वें पुत्र जमना लाल बजाज को कहते हैं। तो 5वें हैं, यानी कि क्या समझ में आया इससे आपको, कि गांधी जी के वास्तविकता में 4 बच्चे थे, 4 पुत्र थे, और इनको मिला के कितने हो जाते हैं, 5, ठीक है। तो इस प्रकार ये उनके मुँह बोले बेटे थे। उसके बाद आता है लिटिल कार्पोरल, तो लिटिल कार्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं, ठीक है। आगे ब्लैक गांधी आता है, तो मार्टिन लूथर किंग का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, मतलब पढ़ रहा हो जिसने मार्टिन लूथर का नाम ना सुना हो, बहुत फेमस इंसान है, जो नहीं भी पढ़ रहे हो उन्होंने भी सुना होगा। कि अमेरिका में पहले पता है क्या होता था, कि काले गोरे को लेके बहुत ज़्यादा भेद था, आप सोच भी नहीं सकते हो इतना भेद था, है ना। जैसे हमारे में भी पहले था, जातियों को लेके अछूतापन था कि उसको छूना नहीं है, उसको छू लिया फिर हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता था, गंगा नहाने जाओ, ये करो। तो ऐसा ही वहाँ भी था, वहाँ काले लोग जो नीग्रोज कहते हैं, नाइजीरियन भी कह सकते हो आप, तो नीग्रोज जो हुआ करते थे, जो अमेरिका में रहते थे, उनके कोई मूल अधिकार समझो आप थे ही नहीं, कुछ नहीं दिया था उनको मूल अधिकार के नाम पर। और यहाँ तक कि आप समझ लो कि जिस जगह पर आप खड़े हो, तो आपके बगल में बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा वहाँ पर जो है नीग्रोज को लेकर मतलब नेगेटिविटी थी। तो उनके अधिकारों के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के लिए मार्टिन लूथर ने बहुत कुछ किया है वहाँ अमेरिका में। तो इसीलिए जैसे गांधी जी ने हमारे लिए बहुत आंदोलन चलाए हैं यहाँ इंडिया में हमारे लोगों के अधिकार के लिए, तो ऐसे ही मार्टिन लूथर ने अमेरिका में नीग्रोज के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लैक गांधी कहते हैं, ओके। बाकी फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जॉफ्री चौसर को कहते हैं। मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ आर्क को कहते हैं। और लाल बाल पाल तो पता ही होगा आपको, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इनका एक दल भी बनता है, ये पॉइंट मैं बता देती हूँ, अब आ गया है तो गरम दल, है ना। और ये कहाँ से अलग हुआ है, अब आपको पता होगा कि जो कांग्रेस है उसका विभाजन हुआ था 1907 में, ओके।
सूरत अधिवेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। तो उस वक़्त कांग्रेस का, ये जो मैंने 3 पॉइंट बोले ना, एक तो डेट, ऊपर से कौन सा अधिवेशन है, कानपुर अधिवेशन, ओके, नहीं कानपुर नहीं, सॉरी सूरत अधिवेशन, मैंने शायद बोला भी होगा या मैं कुछ और बोल रही हूँ, मेरे को याद नहीं है, बस सूरत अधिवेशन, एक ये पॉइंट और एक इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन, रास बिहारी घोष, ठीक है, एक ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आते हैं। इन तीनों को मिला के क्या बन रहा था, हाँ, कांग्रेस का क्या बोलते हैं उसका विभाजन, बहुत हो रहा है मेरे इस क्लास में, हमेशा ही होगा ये तो, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1960 में सूरत अधिवेशन में, और ये प्रथम विभाजन था जब कांग्रेस जो है वो गरम दल और नरम दल में बट गया। तो जो लोग चाहते थे कि हम खुद शासन करें वो थे गरम दल वाले, लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी शासन करना है, स्वशासन होना चाहिए, सही बात है। एक वो थे जो चाहते थे कि नहीं, ब्रिटिश सरकार के साथ ही मिलकर शासन करते हैं, है ना, तो वो कौन थे, वो नरम दल वाले थे। तो ये जो है गरम दल वाले थे, और इसमें इतना ही पॉइंट है ना। तो गरम दल को हालांकि ये कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन फिर भी कई सारे इनकी टिप्पणियाँ आती हैं कांग्रेस के बारे में, जो जहाँ पर ये दिखते हैं कि उनका विरोधाभास करते हुए कहीं ना कहीं। बाकी इतना ही पॉइंट है, ये तो आप अलग अलग पढ़ ही चुके हो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। तो एक ये है और एक ये, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, लूसेंट है तो बढ़िया है, उसमें नोट डाउन कर लेना। बाकी बस वीडियो ख़त्म, पढ़ते रहो, मौज करो, खुश रहो। थैंक यू।